हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आप लोगों ने ये आपको पोएम स्टार्ट कराई थी मैंने, कीपिंग क्वाइट। इसके मैंने आपको पहले 3 स्टैंजर्स करवा दिया। आई होप यू हैव लर्नड ऑल देम। अब हम बाकी का जो रिमेनिंग इसके स्टैंजर्स बचे हैं आज हम वो करेंगे। तो ओपन योर बुक्स, लेट्स सी। नेक्स्ट स्टैंजा है इसमें। ये पहले जहाँ तक हमने किया था कि मैंने आपको ये बताया था कि जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है उसकी वजह से कि हमारे जो समाज में हिंसा है वो जो फैल रही है वो भी एक भाईचारे का रूप ले सकती है। आने वाले समय में हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति भी अपने आप को बदल सकते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट स्टैंजा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। इसमें पोएट कहता है कि मैंने आपको पीछे जो कुछ भी बताया उससे मैं आप लोगों को कंफ्यूज यानी कि परेशान नहीं करना चाहता। क्या बताया पोएट ने हमें कि कुछ पल के लिए अपने काम को छोड़कर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो वो कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो भी अपने काम कर रहे हो उनको छोड़ दो, आप लोग आलसी हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, ऐसा नहीं है। ही वॉन्ट टू से दैट वी शुड टेक सम ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन वर्क, कि हमें छोटे से एक ब्रेक की ज़रूरत है, ना कि अपने काम को रोकने की। तो कवि कह रहा है कि ये नहीं कि आप लोग मेरे कहने पर सभी आलसी होकर के बैठ जाओगे, ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि केवल हमें कुछ पल के लिए उस काम को रोककर ये सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। तो पोएट कहता है कि हमारे को अपने जीवन को हमेशा चलाते रहना चाहिए, जीवन कभी भी रुकना नहीं चाहिए, जीवन को चलाते रहना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ, दैट मीन्स नो कनेक्शन विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ, नो कनेक्शन विद डेथ, जो इसका मीनिंग है, इसका मतलब होता है कि मृत्यु से कोई समझौता ना होना। अब कवि कहता है कि इसमें पीछे की एक लाइन देखिए, विद टोटल इनएक्टिविटी, कि कवि कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से आलसी होकर ना बैठ जाएं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि जो हमारा जीवन है वो वैसा ही बनता है जैसा कि हम उसको बनाते हैं। जीवन लगातार चलते रहना चाहिए, लेकिन उसको जैसा हम बनाना चाहेंगे वो वैसा ही बनता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट कहता है कि अगर मैं आपको ये सब कह रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मेरा कोई मृत्यु से समझौता है, जो मैं इतना निडर होकर के ये बातें कर रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। तो वो कहता है कि मेरा कोई मृत्यु से समझौता नहीं है, क्योंकि जो मृत्यु है वो टाइम पर आएगी ही। तो वो कहता है लेकिन मैं इतनी निडरता से ये बातें ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चलता है और किसी तरह का उसने कोई गलत काम नहीं किया होता तो उसको कभी भी हर पल की मृत्यु का डर नहीं होता। लेकिन जो लोग अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं उनको हर समय मृत्यु का डर सताता है, पल पल में। और जिस व्यक्ति ने हमेशा अपने जीवन में अच्छे रास्ते पर जो चला, अच्छे काम किए हैं, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर चलता है कि टाइम पर तो मृत्यु आनी है, लेकिन पल पल की मृत्यु का उसको डर नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमें कभी भी किसी इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कभी कहता है कि हमें कभी भी किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, और अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और हमारे को अपने कामों को पूरी लगन के साथ, पूरे भाव के साथ हमेशा करते रहना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग कभी कह रहा है कि जब हम अपने बारे में ये देखेंगे कि हमारा जीवन अच्छी तरह से चलता जा रहा है, हम काम को अच्छी तरह से करते जा रहे हैं, तो उसको बीच बीच में हम चेक भी करते जा रहे हैं कि हम अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो वो जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता है। लेकिन जो इंसान कभी भी अपने काम की ओर ध्यान ही नहीं देता, लगातार वैसे ही चलता रहता है, तो कहता है कि जीवन में कभी ना कभी भी वो ऐसा टाइम आता है कि उस समय वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कि हम इतने लंबे दूरी पर निकल जाते हैं कि तब हम अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो कहता है परहैप्स अ यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो इसीलिए काम काम के बीच में रुकना और अपने बारे में सोचना हमारे जीवन में आगे आने वाली उदासी को या हमारे जीवन में आगे आने वाले दुखों को हमेशा के लिए दूर कर सकता है और हमारा जीवन हमेशा एक अच्छे रास्ते पर चल सकता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विद डेथ। और वो कहता है कि कौन सी उदासी,
जिसके बारे में ऊपर बताया है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस दुख को दूर कर सकती है एक चुप्पी। तो वो कौन से दुख की बात, कौन से उदासी की बात कर रहा है पोएट, कि जो हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाते, या जो पल पल में हमें मृत्यु का डर सताता रहता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो मृत्यु का डर है वो पल पल किसको सताएगा, जो गलत काम करेगा। अगर हम कहीं चोरी करेंगे तो हमें ये डर रहेगा कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, तो बार बार वो डर रहेगा कि हमें पुलिस पकड़ लेगी। अगर हमने किसी का मर्डर किया है, किसी के साथ हमने कोई गलत व्यवहार किया है, तो हमें फिर वो बार बार डर सताएगा कि वो भी हमें मारेगा या वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो वो डर हमें बार बार लगा रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को टाइम टाइम पर एग्जामिन कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो जो बार बार ये मृत्यु के होने वाला डर, मृत्यु हमारी होगी, मरेंगे हम, या हम जो अपने आप को समझ नहीं पाए, इस प्रकार का डर, वो अगर हमारा जो हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं तो वो डर हमेशा के लिए हमारे अंदर से निकल जाता है। बाकी पॉइंट कहना चाहता है कि जो मृत्यु है वो तो अटल है, वो अपने टाइम पर आएगी ही। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो वो कहता है कि जो एक निश्चित टाइम पर मृत्यु आएगी, उससे तो खैर किसी भी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। उस डर से बाहर आना चाहिए कि हमें पल पल मृत्यु का भय ना हो, कि हमारे साथ किसी भी समय कुछ बुरा हो सकता है, वो डर हमारे जीवन में ना रहे। अब वो हमारे को ये थीम बताते हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग कि जो टाइम पे जो फिक्स टाइम है उसमें तो हर व्यक्ति की मृत्यु आएगी ही, और कहता है उससे तो कोई बच ही नहीं सकता, वो बिल्कुल एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और वो कहता है कि इसका उदाहरण तो हमारे को खुद धरती भी देती है, प्रकृति भी देती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद धरती भी हमारे को ये पाठ पढ़ाती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब एक समय ऐसा धरती के ऊपर भी आता है जब वो खुद भी मृत हो जाती है, मर जाती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और थोड़े टाइम बाद वो फिर से जीवित हो जाती है। तो कैसे धरती ने अपना उदाहरण दिया है, इंसानों को कैसे प्रकृति अपना उदाहरण देती है कि एक इंसान ही नहीं मरते, समय आने पर धरती की भी डेथ होती है और वो भी दोबारा से नया जीवन लेती है। तो यहाँ पे पॉइंट हमें ये कहना चाहते हैं कि जब ऑटम आता है जनवरी के बाद, तो ऑटम के समय में यानी कि जो पतझड़ की ऋतु आती है, उस समय जितनी भी नेचर होती है वो उसमें सभी पेड़ पौधों के पत्ते, फूल, फल सब गायब हो जाते हैं, चारों तरफ केवल बर्फ़ से सब कुछ ढका होता है। अगर हम दूर दूर तक देखते हैं तो हमें कहीं पे ग्रीनरी, कहीं पे कोई प्रकृति की जो ब्यूटी है वो नज़र नहीं आती, सब तरफ खाली नज़र आता है और ऐसे लगता है सब कुछ सूना है। तो उस पीरियड को कहा जाता है धरती का डेथ टाइम। उसके बाद है एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और दोबारा थोड़े टाइम बाद वो जीवित हो जाती है। तो ऑटम के बाद कौन सी सीज़न आता है, स्प्रिंग का, जो कि बसंत ऋतु आती है, पतझड़ की ऋतु जाती है। बसंत ऋतु आने पर क्या होता है, दोबारा से नेचर में हर तरफ हरियाली छा जाती है, नए पौधे, नए पत्ते, नए फूल, फल, सारी तरफ हर प्रकार की जो नेचर है वो फूलों से और फलों से भर जाती है, और ऐसे लगता है कि जैसे धरती ने अपना नया जीवन ले लिया है। तो इस तरह से धरती हमें खुद अपना एक बार मरकर और दोबारा जीवित होकर के भी अपना एग्जाम्पल देती है, उदाहरण देती है कि जिस तरह से मेरे ऊपर भी एक निश्चित समय पर मृत्यु आती है, फिर जीवित होती हूँ मैं दोबारा नया जीवन लेकर, उसी तरह से जो इंसान है उनके लिए भी ये एक शाश्वत यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पोएट कहता है नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो वो कहते हैं कि पोएट अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और आप सब लोग चुप बैठ जाएंगे और मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। 12 तक गिनती गिनूंगा का मतलब कि अब एक पल के लिए आप सबको शांत बैठना है और जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें आने वाले जीवन में और अच्छी जगह पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो ये आपकी पोएम थी, इम्पॉर्टेंट पोएम है ये। तो ये पूरी पोएम पढ़ने के बाद जो हमारी इसमें समरी है वो कुछ मैंने आपको साथ साथ भी बताई है, जो थीम है, और आप लोगों को इसमें क्या समझ आता है इस पोएम के अकॉर्डिंग। इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, कि जो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है वो जो आम इंसान है उन लोगों के बीच में भाईचारा भी उत्पन्न करते हैं और हमारे को अपने अंदर अपने झांकने का, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने का भी मौका मिलता है। तो ये सारे सेंटेंस बेटा आप लोगों ने अच्छी तरीके से करने हैं। अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग के सेंटेंस नहीं किए हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर के आप उसको दोबारा से स्टडी करना, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।